बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इंदौर की सड़कों पर उतर आए और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए निकल पड़े। उनकी मांग है कि अगर शहर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को इजाजत मिली है तो दूसरे धार्मिक जुलूस और कार्यक्रमों पर भी रोक न लगाई जाए। और इसी मांग पर वो कलेक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसका कोई फर्क उन प्रदर्शनकारियों पर पड़ता नहीं दिखा। वो आगे बढ़ने के लिए पुलिस से भिड़ गए। ऐसे में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। किसी की चप्पल वहीं छूट गई तो कोई गिर गया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार भी की, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़े रहे। वहां से टस से मस नहीं हुए। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर चढ़कर देश प्रेम के नारे लगाने लगे। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो की अगुवाई में हुआ। जीतू पटवारी ने प्रशासन के इस तरह के फैसले की निंदा की। बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता। कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ ने विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहने तो कुछ स्वामी विवेकानंद जैसी वेशभूषा में दिखे। सौभाग्य की बात यह कि केंद्र सरकार में नए बने मंत्रियों को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा पर रवाना किया है, जिसके तहत इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रा निकाली थी, जिसे कांग्रेस ने राजनीति का नया मुद्दा बनाने की कोशिश की और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जुलूस निकालने की मंजूरी न देने के मामले पर प्रशासन को घेरा। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में धांधली का आरोप लगाते हुए कई जिलों में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उसने आरोप लगाया कि हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने के इस मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। पार्टी कार्यकर्ता अपने विरोध प्रदर्शन को अनोखा बनाने के लिए मटके लेकर सड़कों पर उतरे और नारे लगाते हुए उन्हें सड़क पर फोड़ने लगे। मेरठ में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले मार्च निकाला, फिर एक जगह इकट्ठा होकर मटके फोड़े। प्रयागराज में भी उन्होंने यही किया। वो सड़क पर मटके लेकर निकल पड़े। कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें सर पर रखा तो कुछ हाथ में लेकर बढ़े और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें उल्टा रखा और फोड़ने से पहले बजाते हुए नारे लगाने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जालौन से भी आईं, जहां मटका फोड़ प्रदर्शन करने निकले लोगों ने पहले मार्च निकाला और फिर एक एक कर उन्हें फोड़ दिया। इन लोगों ने एसडीएम को इस मामले से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसे उन्होंने राज्यपाल तक पहुंचाने का भरोसा दिया। ज्ञापन हमको सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए है और मेरे द्वारा इसको शासन को भेज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में फर्जी कंपनियों से सांठगांठ करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, जिसके बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आई। सौभाग्य की बात यह कि यूपी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी की पाइपलाइन पहुंचाने का काम चल रहा है, जिसे अगले 3 साल में पूरा किया जाना है और इसके लिए केंद्र और यूपी सरकार ने 1,20,000 करोड़ के बजट में आधा हिस्सा दिया है, जिसमें 2 हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने घोटाले का आरोप लगाया और दावा किया कि यूपी सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया उसे सेना ब्लैकलिस्ट कर चुकी, जबकि यूपी के जल शक्ति मंत्री आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा और हवाई बता चुके हैं। केंद्र सरकार 12 साल से ऊपर के बच्चों को टीका लगाने की योजना जल्द शुरू करने वाली है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से 12 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी और इस उम्र यानी 12 साल से 17 साल की उम्र वाले करीब 12 करोड़ बच्चे। हालांकि अक्टूबर से सभी बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सबसे पहले वैक्सीन उनको दी जाएगी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। किस बीमारी को गंभीर माना जाएगा उसकी एक लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी और फिर इन बच्चों को इसी आधार पर टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि इसी कैटेगरी के स्वस्थ बच्चों को वैक्सीन के लिए अगले साल मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का दावा है कि स्वस्थ बच्चों को कोरोना होने पर भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बेहद कम आती। पिछले हफ्ते ही सरकार ने जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जो 12 साल से ऊपर की उम्र वालों को लगाई जाएगी। बिहार के नवादा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये बवाल तब खड़ा हुआ जब एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उनसे इस बात पर उलझ बैठे। बस फिर क्या था, हंगामा बढ़ता चला गया। कुछ देर के लिए वो इलाका किसी जंग के मैदान की तरह लगने लगा।
दोनों पक्षों ने लाठियां उठा ली और उनके बीच खींचतान और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामे की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और इन लोगों को शांत करने की कोशिश की। उनके हाथ में मौजूद लाउडस्पीकर से ही इस बात का अंदाजा लग गया कि वो लोग उनकी भी सुनने को तैयार नहीं थे। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे के पीछे बीच सड़क पर दौड़ते रहे। आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने की जिस शख्स की ड्यूटी लगाई गई उसने भेदभाव किया, लेकिन उसने इस पर कुछ और ही सफाई दी। टेबल उलट दे रहे हैं, बैलेट पेपर फाड़ दे रहे हैं, तो कैसे चुनाव कराया जाएगा बताइए। इस हंगामे के दौरान कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। वर्दी में मौजूद एक पुलिस वाले की तो मारपीट के दौरान शर्ट तक उतर गई। उसे पुलिस के आला अधिकारी किसी तरह अपने साथ ले गए। सौभाग्य की बात है कि बिहार में पुलिस कर्मियों की बेहतरी के लिए एसोसिएशन बनी थी, जो इस साल सिर्फ विवादों की वजह से चर्चा में रही, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को 3 महीने पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से सस्पेंड किया गया था। जिसके कुछ दिन पहले बिहार पुलिसमैन एसोसिएशन के एक अध्यक्ष के भाई को ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में पकड़ा गया था। और अब नवादा में एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वोटिंग में धांधली और बैलेट पेपर फाड़ने के आरोप में 2 गुटों की भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत होने का आरोप लगा। जान गंवाने वालों के परिवार वालों ने बताया कि पहले उन लोगों की तबीयत बिगड़ी और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके घरों में मातम पसर गया और महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही घंटों में जब इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत का आरोप लगा तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अपनी टीमों के साथ वहां पहुंचे और मरने वालों के घर वालों से मुलाकात की और ये समझने की कोशिश की कि मौत से पहले आखिर हुआ क्या था। दारू पिया, एकदम पेट में दर्द हुआ। अच्छा फिर रात को हमने दवाई दुकाने ले गए। अच्छा फिर दर्द बंद ने दूसरे दिन खत्म हो गए। जानकारियां जुटाने के बाद पुलिस के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि वो इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। दूसरा में कोई चीज आता है उसका आधार पर आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। यही नहीं, प्रशासन ने शराब की 4 दुकानों को सील भी कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि आगरा के 2 अलग अलग इलाकों में 2 दिन में 10 लोगों की मौत के लिए गांव वाले जहरीली शराब को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक आदमी की मौत की वजह फेफड़े की बीमारी बताई गई और मरने वाले कुछ लोगों का अंतिम संस्कार पुलिस को खबर देने से पहले ही कर दिया गया। इसलिए मौतों की असली वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शराब के ठेकों को सील करके जांच शुरू कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन भी वहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गया है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन अब इस्लामाबाद से पेशावर और फिर काबुल तक लिंक रोड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। खबर है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के होने की वजह से चीन का यह प्लान पिछले कई साल से लटका हुआ था, लेकिन खबर है कि पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री ने तालिबान के नेताओं से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत की ताकि काबुल तक लिंक रोड बनाने की उसकी योजना जल्द से जल्द पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद से हुई, जो इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक मकान के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर ईंटों से वार कर उसे तोड़ते दिखे। इसके बाद उनमें एक ने दूर खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया और फिर उसे पीटने के लिए अपने साथियों को उकसाया। फिर क्या था, 10 से 12 की तादाद में हमलावरों ने उस लड़के को दौड़कर पकड़ लिया। इसी बीच उसके सिर पर ईंट से जोरदार हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, गाड़ी के पीछे छुपे उस लड़के को घसीटते हुए सड़क के बीचों बीच लाया गया और फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। ये सब देखकर इलाके के लोग दहशत से भर गए। बताया गया कि मारपीट के दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आईं। सौभाग्य की बात यह कि कानपुर में 3 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गुंडागर्दी क्यों की, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मोहल्ले में दबदबा कायम करने की सनक में कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल से आ रहे 2 युवकों को पीटा, जिसका वीडियो एक युवक अपने मोबाइल फोन से बना रहा था और वो भी बदमाशों का शिकार हो गया, जिसमें पीड़ित युवकों ने नामजद FIR दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस अभी वायरल वीडियो के जरिए बदमाशों की पहचान कराने में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हुए इस हत्याकांड के दौरान पीड़ितों पर 60 से ज्यादा वार किए गए। कलेजा कपा देने वाले इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें वो हाथ में तेज धार हथियार लिए सड़क से गुजरता हुआ थाने पहुंचा, जहां उसने गेट पर एक पुलिस वाले से बात की और फिर वहीं एक बेंच पर बैठ गया।
कुछ देर में उसने पुलिस वाले को पूरी वारदात सुनाई। दावा है कि उसी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ गई थी। शी वाज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ क्राइम और उनके इन्वॉल्वमेंट आने पे उनको गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि आरोपी का अपने किराएदार से रेंट एग्रीमेंट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और एक दिन पहले इसी विवाद की वजह से आरोप है कि उसने अपने किराएदार के परिवार के 3 सदस्यों और अपनी बहू की हत्या कर दी, जिसकी कहानी रूह कपा देने वाली, क्योंकि यह दावा किया गया कि आरोपी ने हत्या के वक्त हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसने 4 लोगों पर लगातार तेज धार हथियार से एक के बाद एक 62 वार किए, जिसमें 7 साल की मासूम बच्ची पर चाकू से 16 बार हमले किए गए, जबकि उसकी मां पर सबसे ज्यादा 22 वार किए गए और सुनीता जो आरोपी की बहू थी उस पर 17 बार हमले हुए। सौभाग्य की एक बात यह कि गुरुग्राम के इस नरसंहार का आरोपी सेना का रिटायर्ड जवान है, जिसके बारे में बताया गया कि किराएदार के साथ उसका मकान के किराए को लेकर कुछ विवाद था, जबकि अपनी बहू से वो काफी दिनों से चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसे बहू के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से उसने किराएदार के साथ साथ अपनी बहू को भी बेरहमी से मार दिया, जो एक दिन पहले ही मायके से लौटी थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का परचम एक बार फिर लहराने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इसके लिए अब राज्य में हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, जो अगले महीने यानी सितंबर से शुरू भी हो जाएगा और इसी महीने उनके 3 कार्यक्रम यूपी में होंगे। साथ ही सूत्रों के मुताबिक राज्य में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार हैं, उनका उद्घाटन भी पीएम ही करेंगे। इसके अलावा संगठन के कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। बीजेपी की कोशिश राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाना है, जिसके लिए यह प्लान तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बदमाश ने ठेले पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदार का पूरा सामान फेंक दिया। बताया गया कि उसका दुकानदार से मामूली बात पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद उस बदमाश ने ठेले पर रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया। उसकी दबंगई से वहां खड़े लोग भी सहम गए और दूर से ही तमाशा देखने लगे। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बीच उसने पहले तो एक एक कर ठेले पर रखी सभी चीजें फेंक दी। इसके बाद उसने ठेले को भी तोड़ने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। FIR दर्ज कर ली गई है थाने पर और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि इससे पहले भी आरोपी ने कई लोगों के साथ इसी तरह की हरकत की है। सौभाग्य की एक बात यह कि छोटे बड़े हर शहर में ऐसे दबंग हैं जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं और कोई उन्हें रोके टोके तो गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। और प्रतापगढ़ का मामला भी ऐसा ही बताया गया, जहां चाट के ठेले के सामने एक दबंग ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और दुकानदार ने गाड़ी हटाने को कहा तो गुस्से में उस दबंग ने ठेले पर रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक लड़के की हत्या के बाद इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में जुटकर हंगामा किया। बताया गया कि वो अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जब उस लड़के के परिजनों को इस वारदात की खबर मिली तो इलाके में कोहराम मच गया। वो लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर उतर आए और उसे जैम कर दिया। कुछ महिलाएं तो सड़क के बीचों बीच ही बैठ गईं, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियां फंस गईं। जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और पुलिस वालों से ही बहस करने लगे। काफी देर तक वो लोग वहां इसी तरह हंगामा करते रहे। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर गुस्साए लोगों को शांत कराया। 24 घंटे के अंदर जो है जांच होकर मुझे पकड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बताया गया कि पुलिस को इस हत्या से जुड़े कुछ सबूत मिले, जिनके आधार पर जांच शुरू कर दी गई। सौभाग्य की एक बात है कि उमरिया में चाय के दुकानदार की हत्या जिस जगह हुई वो नेशनल हाईवे है और पास में ही एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन गोली मारकर हत्या का कोई चश्मदीद सामने नहीं आया। जबकि चाय की दुकान पर पुलिस को शराब की खाली बोतल और प्लास्टिक के 3 गिलास मिले, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या या तो उसकी जान पहचान के लोगों का उनका भी हाथ हो सकता है। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नेताओं के खिलाफ गलत भावना की वजह से फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं तो राज्य सरकार उन्हें वापस ले सकती है। लेकिन निर्देश देते हुए अदालत ने यह साफ कर दिया कि हाईकोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि मुकदमा वापस लेना सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कई राज्यों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी कई विधायक भी शामिल हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिना हाई कोर्ट के आदेश के किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं हो सकता। और इसी मामले में अदालत में दलील दी गई कि कई बार नेताओं के खिलाफ गलत भावना से केस दर्ज किया जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा होने पर राज्य सरकार
केस वापस ले सकती है। बिहार के दरभंगा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर पानी भरने से परेशान लोगों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद इलाके की यह समस्या दूर नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पानी से भरी सड़क के बीचों बीच चारपाई पर बिस्तर लगाकर अनशन शुरू कर दिया। इलाके के कई लोग इस अनोखे प्रदर्शन में शामिल हुए और एक आदमी ने तो पूरी रात वहीं गुजारी। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने उस सड़क को बांस से घेर दिया ताकि वहां से कोई गाड़ी न गुजर सके। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और उन लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यहाँ पे हर हमेशा जल जमाव की समस्या बना रहता है, जिससे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों की वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया। इसे देखते हुए कई लोगों ने तो दूसरे रास्ते का रुख कर लिया। बताया गया कि उस सड़क के पास बनी पानी की टंकी की वजह से ये समस्या बनी रहती है, जो बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है। सौ बात की एक बात है कि बारिश में जलभराव झेलने की तो हम सबको आदत पड़ चुकी है, लेकिन दरभंगा से एक पानी की टंकी से पानी का रिसाव की वजह से वहां बिन बारिश के भी जलभराव होता है, जिससे तंग आकर एक युवक ने पानी के बीच ही खटिया बिछा ली तो उसके समर्थन में लोगों ने सड़क जाम कर दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अपनी दोस्त से मिलने पहुंचे एक लड़के की उसके घर वालों ने पिटाई कर दी। हंगामा तब शुरू हुआ जब वो अपनी दोस्त से मिलने रात के अंधेरे में उसके घर पहुंच गया। तभी उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उस लड़के को एक कमरे में कैद कर लिया और उससे मारपीट करने लगे। किसी ने हाथ में डंडा उठा लिया तो किसी ने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया। उस लड़के को खूब मारा गया, जमकर थप्पड़ जड़े गए। शायद ही उस परिवार का ऐसा कोई शख्स बचा होगा जिसने उस लड़के की पिटाई नहीं की। घर की महिलाएं भी उससे उलझ गईं। और पुलिस को फोन ला रहे हैं, रुक जाओ। जब इतने से भी उन सबका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस लड़के के बाल काटने शुरू कर दिए। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान में शराबबंदी लागू करने की मांग के बीच गहलोत सरकार का इस मुद्दे पर जवाब आ गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने यह साफ कर दिया कि राज्य में शराबबंदी लागू नहीं होगी। सरकार ने दलील दी कि शराब से इसी साल 13,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया कि राजस्थान में अच्छी क्वालिटी की शराब की बिक्री की जाएगी। इससे पहले बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने शराब पीने से राज्य में हो रहे हादसों और अपराध के बढ़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से पूछा था कि राज्य में शराबबंदी लागू क्यों नहीं की जा रही, जिस पर राजस्थान सरकार ने पहली बार साफ किया कि शराब की बिक्री सरकार की कमाई का बड़ा जरिया है, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन गहलोत सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। तो अच्छी क्वालिटी क्या होगी, मैं जानना चाहता हूं सरकार से। ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है।